हाय नमस्ते। कुछ मेरी सुनो के इस एपिसोड में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज पंकज झा के साथ हूँ और पंकज झा और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एक फिल्म हमने की थी साथ में, बाकी की क्रेजी बारात। राइट। सो इन्होंने मुझे धमकी दी है कि बिल्कुल इंटरव्यू वाला होना नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी रिलैक्स, सो इट वुड बी वेरी कैजुअल एज यूजुअल। डांटते ज़्यादा हैं, बातें कम होती है हमारे बीच में। सो आई थिंक हम 10 साल से साथ में 10-12 साल से कनेक्टेड है। हाँ, मैंने गिनती नहीं की मैंने तो लेकिन हाँ 10 साल मान के चलो। सो पंकज झा कोरेगांव पार्क में रहते हैं। बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे। अगर आप सुन सकते हैं, चिड़ियाएँ आती है, इस रूम के अंदर भी आती है। वो 12 तरह की चिड़िया आती है उस पर। सुबह सुबह खाना मांगती है, फिर दोपहर में, फिर शाम को। जिसमें कि बुलबुल है, मैना है, कौआ है। बुलबुल के 4 वैरायटी हैं, मैना के 3 वैरायटी हैं। कबूतर भी इन लोगों का खाना खा जाता है, लेकिन ठीक है। और कभी कभी एक बड़ा वाला कौआ भी आता है, ब्लैक वाला, ग्रे वाला भी कौआ आता है। तो ऐसा है। ये छोटी वाली चिड़िया भी बोल रही है, वो उसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, उसी की आवाज़ है ये। ऐसा ये भी हमारे साथ में ज्वाइन किया है। पंकज झा को एज एन एक्टर हम सब जानते हैं। अब मैंने उनके साथ काम किया है तो मुझे पता है वो छोटी छोटी हरकतें होती है जो आपको पता भी नहीं चलता है एंड हो जाती है। स्क्रीन पे कुछ एक कैरेक्टर प्ले करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। पंकज झा से पूछेंगे तो वो बहुत ही सिंपल बोलेंगे। ही मेक्स एवरीथिंग वेरी सिंपल। जैसे वो लाइफ जीते हैं वैसे वो हर काम करते हैं। सो विल अंडरस्टैंड लाइफ इन अ डिफरेंट वे थ्रू हिम टुडे, यू नो। सो टेल मी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच इवन आई डोंट नो। मतलब हमने कभी बहुत पहले की बातें नहीं करी है, यू नो। योर बर्थ प्लेस? मैं सहरसा, बिहार की जगह सहरसा, पटना से 5-7 घंटे का रास्ता है। तो सहरसा में मेरा जन्म हुआ। मेरे गांव का नाम है मुरादपुर। सहरसा से 40 किलोमीटर मेरा गांव है। तो सहरसा में मेरा जन्म हुआ। अभी भी जाते? हाँ, अभी भी जाते। मेरी माँ है उधर। एंड सारी पढ़ाई वहीं की? कितने साल तक की? पढ़ाई मैंने गिना नहीं, और मैं ये पढ़ाई तो मुझे समझ में आती नहीं, क्योंकि मेरा जो बचपन बीता है, मुझे याद है कि मेरा गांव मतलब टापू जैसा था, मतलब है अभी भी। मतलब मेरे गांव अगर जाओगे तो आपको नाव से जाना ही पड़ेगा, वैसा वाला। हाँ, तो मेरा पूरा जो जीवन, जो मेरा ग्रोथ हुआ है, वो प्रकृति में हुआ है, बचपन मेरा ऐसा। पेंटिंग कब से शुरू किया? पेंटिंग पढ़ाई की थी? तो मेरे जैसे बच्चे के लिए उस सोसाइटी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो मुझे पता नहीं कहाँ से, मुझे पता भी नहीं है कि टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो मैं उनका, वो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, और मैं उनका पोर्ट्रेट बनाता था या कुछ इस तरह से। या जो बुक्स के जो कहानी के बाद जो सादा पेज बच जाता है, तो उसमें मैं चित्र बनाता था। और फिर कैसे वो डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे फिर मैं देखा कि उसकी वजह से मुझे स्पेस मिलने लगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तो वो पेंटिंग बनाना, ड्राइंग करना, मुझे, मेरे लिए उस सोसाइटी में, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में मुझे एक स्पेस दिया। तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैं उसको करने लग गया। फिर सब चित्रकार बोलने लगे, क्योंकि कुछ भी आप करो तो तुरंत टैग दिया जाता है कि आप ये हो। और फिर आर्ट कॉलेज पटना में एडमिशन हो गया मेरा। 5-6 साल का मैंने कोर्स किया। 5 साल का कोर्स है, 6 साल लगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटिंग से। मज़ा आया? मज़ा, हाँ, मतलब मैं पेंटिंग बनाता था, वो तो मेरे पिताजी लेके आए थे वो फाइल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में। तो उन्होंने देखा, बोले इसको तो ज़रूरत भी नहीं आर्ट कॉलेज की। खैर, लेकिन जब मैं आर्ट कॉलेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो माहौल और पेंटिंग और स्कल्पचर। तो मुझे लगा था कि मैं राइट प्लेस पे हूँ। और मुझे हर समय ज़िंदगी में मैं राइट प्लेस ढूंढता रहा हूँ। तो आर्ट कॉलेज में जब आया तो मुझे लगा कि दिस इज़ माई राइट प्लेस। तो मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा, जाना, देखा। हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी करते हैं, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बांधा जाता है। ये पता नहीं हमारे एक सिस्टम में है। तो आपको ऐसा लगा था कि वहाँ पे आप, मतलब, यू नो,
बंद रहे हो या नहीं, जब आप आर्ट कॉलेज में, जो आर्ट कॉलेज नॉर्मली जो पढ़ाई लिखाई है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और मेरे लिए ये था कि मैं कैसे निकलूँगा, तो बड़ी मुश्किल से मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न किया। क्योंकि आपको मतलब उस जोन से निकलने के लिए भी आपको प्रतिभाशाली हो। वो कहते हैं ना, तेज जो स्टूडेंट होता है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट होता है, वो ही चोरी भी कर सकता है एग्ज़ाम को, कैसे कैसे करके निकलेगा। तो वो बहुत मुश्किल से मैं निकला उधर से। और मुझे बिल्कुल पढ़ाई से मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे लगता था कि मैंने कोई गलती करी है, कि मुझे लोगों के बारे में बताया जाता है कि इतिहास में क्या हुआ, उसने ऐसे किया, उसने किया। मुझे कोई मतलब नहीं है किसने क्या किया नहीं किया, मैं क्यों जानूं, मैं अपने अंदर ये सब स्टफ़ क्यों भरूं। और उसको लेके मुझे टॉर्चर किया जाएगा कि नहीं, आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, और आप मतलब पढ़ने में तेज़ नहीं हो, इस तरह का गिल्ट विल्ट। तो मैं जब आर्ट कॉलेज आया तो मुझे लगा दिस इज़ माई प्लेस, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। हम रात में स्टेशन जाते थे, वहाँ ड्राइंग करते थे। क्योंकि ड्राइंग ग्रोथ करने के लिए आपको ऐसे जगह पे जाना होता है जहाँ पर कि आपको कंपोजिशन मिलता है, फैमिली बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ आप ड्राइंग करते हो तो आपका ड्राइंग मजबूत होता है। तो वहाँ कोई बंधन नहीं था। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद पटना आर्ट कॉलेज आया तो फिर बाबूजी मेरे पैसा भेजते थे मुझे 500 रुपया महीने का। तो 3 महीना उन्होंने भेजा तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बाबूजी पैसा भेजते थे। क्या करते थे वो? बाबूजी सरकारी नौकरी करते थे। अच्छा। तो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बचपन से मैं स्वाभिमानी हूँ या ईगोइस्ट हूँ या कॉम्प्लेक्स है, आई डोंट नो, मैं उसको कोई टैग नहीं देना चाहता हूँ। तो 2 महीना 3 महीना भेजे बाबूजी पैसा, तो फिर मैं उनको मना कर दिया। फिर मेरा स्केच बहुत बढ़िया था, तो फिर नवभारत टाइम्स में मैं जाता था। तो वहाँ मैंने इलस्ट्रेशन चालू किया। तो पहले दिन एक लव पे, प्रेम पे एक आर्टिकल जा रहा था नवभारत टाइम्स में, तो मुझे बोला कि तुम कर सकते हो क्या। मेरा पहला काम था वो, तो मैंने बोला यस। तो मैंने किया। दूसरे दिन वो छपा, मेरा सिग्नेचर था उसमें इलस्ट्रेशन पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर स्वाद लग गया। फिर वो नवभारत टाइम्स में मेरा स्केच छपने लगा, फिर हिंदुस्तान में, फिर आज में, फिर हंस में। फिर जब मैं दिल्ली आया तो इंडिया टुडे में भी मेरे स्केच छपते थे। तो फिर मैं बाबूजी को पैसा देने के लिए मना कर दिया। फिर मैं घर पैसा भेजता था, मुझे अच्छा लगता था ऐसा। फिर दिल्ली कैसे आए? दिल्ली कैसे आए? दिल्ली आए मैं पटना आर्ट कॉलेज वो कंप्लीट हो गया मेरा आर्ट कॉलेज, लेकिन मैं बचपन से नुक्कड़ नाटक करता था अपने शहर में। वही मुझे जानना था। नुक्कड़ नाटक करता था। हमारे यहाँ एक प्रयास नाट्य संस्था ग्रुप था हमारा, तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। तो पटना में भी आए तो वहाँ भी नाटक करते थे। आर्ट कॉलेज में भी वो था, कुछ जुड़ा हुआ, कोई दिशा नहीं था, मेरा कोई टारगेट नहीं था, मुझे कुछ बनना नहीं था, मैं जस्ट फ्लो के साथ बहते जा रहा था। फिर हम दिल्ली आए मंडी हाउस, फिर श्री राम सेंटर में हम थे कुछ दिन, एक्टिंग में कर रहे थे। फिर वहाँ रविंद्र दास से मुलाकात हुई, तो उनसे मिलकर अच्छा लगा, वो NSD के प्रोफेसर हैं। फिर एक बार संजय उपाध्याय एक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, थिएटर के भी डायरेक्टर हैं, अभी वो भोपाल में हैं। तो उनके यहाँ था मैं, तो मैं स्केच बना रहा था। तो एक डायरेक्टर हैं काफ़ी थिएटर के फेमस, बंसी कौल। तो बंसी कौल ने मेरा स्केच देखा, तो मुझे उन्होंने बोला कि मैं NSD रेपर्टरी में एक प्ले कर रहा हूँ, तो तू क्या आएगा मेरे साथ में? हम कहे हाँ बिल्कुल आऊँगा। फिर मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ एक नया दुनिया खुला। फिर वहाँ सब देखा, और थिएटर के सारे महारथी और ये और वो, और नाटक 5-6 साल उधर रहा। उसके बाद दोस्त लोग आ रहे थे इधर मुंबई, तो हम भी मुंबई आ गए। तो ऐसा। आपने कभी भी कुछ भी प्लान नहीं किया? मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। फिर मुंबई आया, तो मुंबई आते ही दिल्ली में ही मुझे मीरा नायर ने वो 250 लोगों के बीच से मुझे सेलेक्ट किया था मानसून वेडिंग के लिए। तो फिर मुझे नसीर भाई बहुत पसंद है, तो संजोग से पहला काम दिल्ली में नसीर भाई के साथ ही मिला था, सेड इन द डार्कनेस फिल्म में। फिर मीरा ने जब सेलेक्ट किया तो फिर हम पहली बार मुंबई आए, और हम 7 दिन रुके थे मुंबई में, और नसीर भाई के घर पे हमारा वर्कशॉप हुआ। तो 7 दिन नसीर भाई को, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्रेम करते हो, जिससे आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट महसूस करते हो, उनके घर पे था मैं। जब मुंबई आया तो मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मतलब, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता था कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता है, शौक़ है स्ट्रगल करने का।
लोगों को। और फिर राम गोपाल वर्मा का सत्या देखा था तो मुझे लगा था ये डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो रामू ने बुला लिया तो कंपनी के लिए, तो कंपनी किया, फिर और भी फिल्में, फिर उसके बाद अनुराग, फिर सुधीर मिश्रा, फिर मनीष झा, फिर वो एक खुशबू उड़ती है कि एक अच्छा एक्टर आया है। फिर चमेली करीना कपूर के साथ में सुधीर मिश्रा की फिल्म थी। और तो फिर मेरा थोड़ा सा वो भी होने लगा, एक ईगो भी आता है, ईगो आता ही है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईगो भी आ रहा था, मेरी फिल्में मेरे शहर में लग रही है और हंगामा हो रहा है और लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट डीप डाउन में खुश नहीं था। होता है ऐसा, मतलब लॉस्ट फील करते हैं? मैं डीप डाउन में खुश नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ईगो और ये सिनेमा का लाइन और अपने आप को स्पेशल समझना, ये इतना बड़ा डिजीज़ है। मुझे NSD रेपेट्री में ही मुझे ओशो की तस्वीर मिली थी। 15 दिन से लिफाफा घूम रहा था तो एक दिन मैं ऐसे उसको देखा तो उसमें ओशो की तस्वीर थी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैं मुंबई आया, फिर ये सब चल रहा था, पैसे भी कमा रहा था और लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कमाल का एक्टर है, एक के बाद फिल्में मिल रही है, सब कुछ। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मतलब मैं काम तो करूंगा, फील्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके वजह से जो मेरा व्यक्तित्व का जो एक वो बन रहा है, कैरेक्टर बन रहा है कि एज एन एक्टर और स्पेशल, और सभी मुझे स्पेशल समझने लगे और मैं तरसता था कि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे कोई एक्सेप्ट करे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा द्वंद था। मैं तरस गया था कि कोई मुझे एज ए सिर्फ पंकज स्वीकार के कि मुझे कोई एक्टर ना या कोई पेंटर ना, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे कोई एक्सेप्ट करे, कोई दोस्त, मतलब बहुत ही मुश्किल। और मुझे लगता है कि ये एक एक्टर या कोई भी जो सेलिब्रिटी होता है उसकी शायद सबसे बड़ी पीड़ा होती है, उसको सब लोग उसी रूप में देखते हैं। तो फिर ओशो से जुड़ा, फिर मैं ओशो इंटरनेशनल पूना में आने लगा मैं यहाँ पे। फिर और मुझे ना भीड़ मुझे कभी पसंद नहीं आया, भीड़ जो करता है वो कभी पसंद नहीं आया। और मुझे एक्टर में भी मुझे मतलब अपने जैसा एक्टर, जैसे मैं इरफान को देखता हूँ, मुझे अपने जैसा एक्टर बनना था। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा, फिर पूना आया, फिर मैंने थेरेपियाँ करी ओशो की, बहुत इंटेंस थेरेपी, मिस्टिक रोज, नो माइंड, बीइंग हियर, बहुत ही कि आपके अंदर के जितने भी घाव हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपको सोसाइटी, आपके घर के लोग, आपके सोसाइटी के लोग, आपको तमाम तरह के लोग आपको जो ऐसे देते हैं, क्योंकि एक बच्चा तो सिंपल साधारण आता है, सादा आता है। तो उस सब पे मैं काम किया। फिर मुझे पूना अच्छा लगने लगा। फिर मुझे पेंटिंग भी करना था, तो पेंटिंग करने के लिए मुझे यहाँ फिर मैंने स्टूडियो बनाया। फिर यहाँ अभी मैं पेंटिंग भी करता हूँ, अभी मैं एक्टिंग भी करता हूँ, अभी मैं लोगों से मिलता भी हूँ। और अभी मुझे लगता है जैसे आर्ट कॉलेज में जाके लगा था कि मैं राइट प्लेस पे हूँ, तो मुझे भी लगता है मैं अपने राइट प्लेस पे हूँ। और मैं यही सबको बोलता हूँ कि जब भी कोई राइट प्लेस ना मिले तो वहाँ से हट जाना चाहिए, वो आपका जगह नहीं है, क्योंकि एक दिन आपको इस दुनिया से भी हट जाना होगा। ऐसा। बाप रे, बहुत सारी भारी भारी चीज़ें थी। भारी भारी नहीं है। जब फिल्मों में बहुत सारा काम करते थे सो मज़ा आता था? मज़ा इसलिए आता था कि मुझे पैसे मिलते थे और अच्छे पैसे मिलते थे। मुझे कुछ नहीं मज़ा आता था। मेरे लिए सिनेमा, मेरे लिए एक्टिंग ऐसे है जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, और मैं जैसे खाना बनाता हूँ, जैसे मैं चाय बनाता हूँ, जैसे मैं सब्ज़ी खरीदता हूँ, मेरे लिए शॉट देना ऐसा ही है। फिर मैं देखा कि ये लाइन कैसे आपको बीमार भी कर देता है, आपको इतना बीमार कर देता है, और इसका रिजल्ट है लोग नॉर्मली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिन रात आप बाहर निकलते ही लोगों की निगाह में देख रहे हो कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, पहचान रहे कि नहीं। तो हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, तो बहुत बड़ी मुझे तुम देखो वाला जो एक अटेंशन वाला जो बीमारी है, बहुत बड़ी है। पर कभी नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि अगर कहीं जा रहे हो और 10 लोग देखते हैं या पहचान जाते हैं तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मुझे, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मैं पूना में घूमता हूँ, इवन मुझे सब लोग कहते हैं कि
एक्चुअली आजकल ना एक उसको भी बहुत बड़ा ये बना दिया है टैग की, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही ये है, इसको भी एक टैग ग्राउंडेड आदमी को जैसा है वैसा होना चाहिए। अगर मैं एक्टरों के जैसा एक्टर नहीं होते हैं, एक्टर के कैरेक्टर में एक्टर होते हैं। हाँ, जो हमेशा प्रिटेंड करते हैं। हाँ, मुझे जो भीतर से लगेगा वही मैं करूँगा। मुझे किसी दूसरे के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, और मुझे लगता है दिस इज़ अ रियल हैप्पीनेस। यू फील कंटेंट। और हैप्पीनेस का मतलब हंसना नहीं होता है, और हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोग मतलब जान रहे हैं और आप बहुत सेलिब्रिटी हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर से जो आता है वही उसी चीज़ को आप फॉलो करते हैं। दिस इज़ अ रियल हैप्पीनेस, क्योंकि आप यहाँ आए ही हो इस दुनिया में जो आपको जीना है, आप जीने के लिए आए हो। तो मेरे लिए वैसा है रियल हैप्पीनेस। सो यंगस्टर्स मिलते हैं तो यू गाइड देम, यू टेक क्लासेस राइट, एक्टिंग क्लासेस जो अभी गोवा में भी यू कंडक्टेड, सो उसमें ये एक सीख होती है। मैं यही सीख देता हूँ कि पहले तो आदमी बनो। एक्चुअली वो जो लोग कंफ्यूज हैं, वो लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो एक्टर, उनको एक्टिंग नहीं करना है, एक्टिंग के थ्रू कुछ और करना है, एक्टिंग के थ्रू दिखाना है कि आई एम समथिंग। तो वो जो सफ़र होगा ना, वैसा अभिनेता भीड़ का एक्टर होगा। वो उस एक्टर में बात नहीं होगी, उस एक्टर में वो खिलावट ही नहीं होगी जिसको ये दिखाना है कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि वो आप कैरी कर रहे होगे। और जब आप कैमरे में दिखोगे तो कैमरा में आपकी पूरी एनर्जी दिखती है, कैमरा में एक्टिंग नहीं दिखता है। वो इरफान भी बोलता था कि आपका होना दिखता है। तो आप जब तमाम चीज़ को कैरी, अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस को आप कैरी करके रखे हो, तो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपके पूरे एक्शन में दिखता है, आपके बैठने में, उठने में। और कैरेक्टर क्या करोगे, जितना आप कम रहोगे ना उतना ज़्यादा आप कैरेक्टर में रहोगे। बाप रे, फिर भारी बात। सिंपल। एक्चुअली सिंपल चीज़ भाई, ये मेरी कविता है 2 लाइन की कि इतना आसान है इसीलिए इतना आसान नहीं है। इतना सिंपल कैसे जीते हैं? जो जीते हैं, एक्चुअली जीना सिंपल ही है। हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स है ना, पूरा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है। ओशो से मेरा प्रेम का संबंध है। मैं ओशो का कोई वो टिपिकल सन्यासी नहीं हूँ, या मैंने वो, मेरे लिए ओशो एक मास्टर हैं जिन्होंने मुझे जीवन से कनेक्ट किया। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो गया, क्योंकि ओशो कहते हैं कि हर बच्चे को प्रकृति में बड़ा होना चाहिए। मतलब वो काऊ जो है वो किताब में नहीं देखने का, और एप्पल जो है वो किताब में नहीं देखने का, उस पेड़ पे जाके, एप्पल के पेड़ पे चढ़ के एप्पल खाने का, और गाय को प्यार करने का, उसको टच करने का, उसकी इनोसेंस, उसका जो है उसको फील करने का। मुझे मुंबई में एक्टर मिलते हैं कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सर काम नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ चाय का दुकान खोल लो, लेकिन रात में अच्छे से सो, अपने आप को जवाब दो, क्योंकि एक ही आदमी को जवाब देने के लिए बस मैं हूँ, वो आदमी मैं खुद हूँ। हाँ, मतलब इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शीतल तो मेरी दोस्त है, बड़ी बचकाना है सब, सिनेमा और लोगों में काम करना। अभी मैं देखता हूँ जिस तरह के टॉपिक पे लोग चर्चा कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, ये हो रहा है, इतना बचकाना लगता है मुझे कि ह्यूमन कहाँ पे जी रहा है। और सिनेमा ने इतना करप्ट किया है लोगों को, इतना करप्ट किया है। मतलब आप देखो ना, हर चीज़ फिल्मी हो गया है। मैं तो अपना काम भी नहीं देखता हूँ, पिछले 25 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं काम करता हूँ, क्योंकि हुनर है और पैसे मिलते हैं, और मेरा हक है अपना पैसा लेकर अपना जीवन, छोटा सिंपल सा लाइफ जीता हूँ मैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि आदमी अपने जीवन का 80 से 90% जो कमाई करता है ना, वो दूसरों को दिखाने के लिए करता है, ताकि लोग ऐसा होता है? हाँ, बहुत सिंपल में लाइफ जिया जा सकता है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी देते हो कि लोग देखें कि मेरे पास गाड़ी है बड़ी वाली, मेरे पास ये घर है, मैं अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ बड़े ही रिबॉक का शूज़ पहनने वाले लोग और जैकेट पहनने वाले लोग, हमारे हर आदमी अपना कैरेक्टर, अपना क्लास का एक कैरेक्टर बना लिया, और उसको वो मेंटेन करने में लगे रहते हैं, चाहे उनकी आत्मा खो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको वो मेंटेन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लोगों की निगाह में रहना है।
मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। मेरा यहाँ पे हर बार आना और पंकज ने मेरा ब्रेन वॉश करना एंड मुझे हर बार हर चीज़ के लिए चैलेंज करना, ये हर बार का होता है। सो वन थिंग विच ही टोल्ड मी लॉन्ग बैक विच मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत फॉलो की। यू रिमेंबर बहुत पहले एक बार बोला था कि तुम बहुत फैल गई हो, समेट लो, याद है? सो हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो हमारे बहुत सारे सिटीज़ में बैंक अकाउंट्स हैं। सो मैं घर जाके अमित को बता रही थी कि पंकज वाज सेइंग दिस। सो हमने सच में बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। बहुत सारे लोग होंगे जो दिल बी सीइंग दिस, मैं और तुम बात कर रहे हैं। सो टेल मी कुछ ऐसा, मतलब यू से सो मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बोलते हो सबको, मतलब बातों बातों में इतना सारा कन्वे कर देते हो, बट स्टिल यू वांट टू से समथिंग, कुछ भी मैसेज? मैं सारा तो मैसेज ही है, बातचीत है सब। तो मेरी एक ही मैसेज है कि खूब गलतियां करो और ज़िंदगी को सीखने का एक ही तरीका है गलती करना, और एक गलती को दोबारा ना करो। क्योंकि हम सब यहाँ, ये मेरे लिए पूरा दुनिया एक पाठशाला है। वो तो किताब उताब में तो रट के और फिर एग्ज़ाम देते हैं। मैंने ऐसे बहुत तोते देखे हैं, पढ़ने में बहुत जीनियस है, और मुझे इतना मुझे एक्चुअली दुनिया बड़ी उल्टी है, मुझे सारे पढ़े लिखे मूर्ख ही लगे हैं। कि सोचो ना कि उसने सारा बाहर का चीज़ अपने खोपड़ी में स्टफ़ कर लिया है, उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। मतलब जो हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे आज तक पढ़ा लिखा कोई भी बंदा रिलैक्स, कूल इंसान, सेंसिटिव और हम्बल और अपनी ज़िंदगी जीने वाला मुझे नहीं मिला है। हो सकता है आगे मिलेगा तो अगले इंटरव्यू में इसको मेंशन करूँगा, लेकिन आज तक मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ा डिजीज़ है। एक बच्चा सारा एजुकेशन, वो परमात्मा, वो गॉड एक्सिस्टेंस के यहाँ से आया है, उसके यहाँ से कोई ऐसा कैसे आ सकता है? वो सब कुछ लेके आया है, उसको करने ही नहीं देते हैं लोग। माँ को डॉक्टर बनाना है, बाप को इंजीनियर बनाना है, उसको ये बनाना है, दोस्त को आवारा बनाना है, सब तो उसको मोल्ड करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए सारे बच्चे मुझे कंफ्यूज लगते हैं। तो खूब गलतियाँ करें और एक गलती दोबारा ना करें, और जो भीतर से है वही जिए, को जो लगे वही करो। बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, इतनी छोटी ज़िंदगी है कि ऐसे चली जाती है, तुमको पता भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी कैसे हो गए या ऐसे हो गए। तो टाइम नहीं है, और मरते वक्त मरने का तकलीफ़ नहीं होता है, मरते वक्त एक ही तकलीफ़ होती है कि ज़िंदगी मिली थी और बेकार गई। और उस समय कुछ नहीं कर सकते। और मैं ना कोई एक्टर हूँ, ना कोई पेंटर हूँ, ना मैं कोई पोएट हूँ, मैं एक सिंपल साधारण सा ह्यूमन बीइंग हूँ, दैट्स इट। ये मेरी दोस्त है, और चैनल के लिए कुछ बोलो? दोस्ती हाँ, इसने बहुत सुंदर चैनल शुरू किया है, कुछ मेरी सुनो। एक्चुअली क्या है ना, वो बड़ा सुनना, चूँकि सब लोग इतने भरे हुए हैं, कोई किसी का सुनता ही नहीं है ना, ऑलरेडी स्टफ है ना, सुनने के लिए तो खाली चाहिए होता है। लोग इतने भरे हुए हैं कि कौन किसका सुनेगा। और सारा बीमारी, सारा डिप्रेशन इसलिए होता है कि कोई किसी का सुनता ही नहीं है। सारी बीमारियां उसी से होती है, तो आदमी कहाँ खाली होगा, सारा मज़ा है खाली होने का। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। अभी आई हूँ। मेरा बहुत सारा एपिसोड हो सकता है, और मतलब जो भी सुन रहे हो कांटेक्ट नंबर ले लेना, जो मिलना चाहता है मिलने के लिए आ जाना। कुछ नहीं, मैं चाय बना के पिलाऊंगा और वो क्या कहते हैं, मखाना भी फ्राई करके खिलाऊंगा, वैसा। सो हमारी ऐसी ही बातें होती है। बहुत सारी डांट भी खाती हूँ। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा या समझा होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बदल देनी चाहिए। सो मैं ऐसे ही चार्ज अप होने के लिए आती हूँ। हाँ, मेरी बातें एक्चुअली अच्छी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें बहुत डेंजरस होती है, बातें बुरी लगनी चाहिए। बुरी लगने का मतलब बात सही ट्रिगर किया है। हाँ, वो हर बार लगती है। अब मुझे हर बार लगता है अच्छा ये गलत हो रहा है, अच्छा ये भी गलत हो रहा है। मतलब पंकज के हिसाब से कोई भी चीज़ सही नहीं है मेरी, मतलब ये हमेशा का होता है, राइट? चलिए भाई, आप सबसे मैं आराम से मिलती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। फिलहाल तो हम गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।